हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इससे संबंधित विभिन्न पदों की परिभाषा, ये सब हम लोग जान चुके थे। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, फोकस दूरी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं VBA टॉपिक। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। इस टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब, इमेज। आप लोग सुबह सुबह नहा करके ऐनक में अपना चेहरा तो जरूर देखते होंगे। तो ऐनक में दिखाई देने वाला वो चीज वही आपका प्रतिबिंब है। तो हम आज जानेंगे इसका परिभाषा। और एग्जाम के लिए बहुत VBA है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। प्रतिबिंब या इसे इमेज भी कहते हैं इंग्लिश में। अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। चलिए, हमारे बिहार में बहुत तरह के लोग रहते हैं। कोई लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, तो कोई लोग हिंदी मीडियम से, और कोई भोजपुरियों में पढ़ना चाहता है तो भोजपुरियों में पढ़ा देंगे, ठीक ना। चलिए, तो जानने का प्रयास करते हैं इसकी परिभाषा। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर दो तरह की बातें हैं कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इन दो बातों के आधार पर, और इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो यहां पर दो बातें हैं कि एक दूसरे को काटती हैं या आती हुई प्रतीत होती है। तो इसके आधार पर भैया प्रतिबिंब को दो प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में? दो प्रकारों में। कौन कौन? नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। और नंबर 2, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप लोग ऐनक में जब किसी चीज को देखते होंगे तो या तो वो ऐनक के बनावट के अनुसार उल्टा दिखाई देता होगा या फिर सीधा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दिया तो वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और यदि आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और इसे याद रखने के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। उस ट्रिक को हम नाम देते हैं वाउ काशी। वाउ, इसे वाउ पढ़ लीजिएगा। वा से वास्तविक, उ से उल्टा, का से काल्पनिक, और सी से सीधा। वाउ काशी बहुत ही फेमस शब्द है, इसे याद कर लीजिएगा। वाउ काशी, वाउ काशी याद करते रहिए। वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। तो ये छोटा सा ट्रिक है। आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह के बहुत सारे ट्रिक आप लोगों को साइंस में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। नंबर 1, यह प्रतिबिंब हम दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब
वस्तु की प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है। और चूंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अगला पॉइंट, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब कि आपका दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होगा। अगर यह समतल दर्पण है और आपने अगर एल लिखा दर्पण के सामने, यह दर्पण हो गया समतल दर्पण, ये पीछे से पेंट किया हुआ, और आपने एल लिखा तो यह आपको दर्पण में इस तरह से दिखाई देगा। आर लिखते हैं अगर आप ऐसे तो वह दिखाई देगा ऐसे, बिल्कुल दायां भाग बायां बन जाएगा, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां बन जाएगा। इसी बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। प्रतिबिंब काल्पनिक होता है अतः इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। चलिए एक और भी टॉपिक आ जाएगा, ये 21 नंबर पर है, VVI वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में हरदम आता है। तो क्या अंतर है, इन दोनों के बीच अंतर दिखाने के लिए वास्तविक और काल्पनिक लिख करके बीच में एक लाइन पार देंगे, ऐसे प्यारा सा लाइन, एक साइड कर देंगे वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे साइड में काल्पनिक प्रतिबिंब, और दोनों को बारी बारी से नंबर देते हुए लिखेंगे। वास्तविक वाले में नंबर 1 क्या देंगे कि यह परावर्तन के बाद किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। तो बच्चों जब हम लोग प्रतिबिंब बनाने का जब डायग्राम हम लोग बनाएंगे ना किरण आरेख से, तो वहां हम लोग देखेंगे कि परावर्तन के बाद किरणें कैसे वास्तविक कटती हैं, ठीक ना। तो कुछ बातें हम लोग बाद में भी डील कर लेंगे, पहले हम लोग एग्जाम के लिए बढ़िया सा परिभाषा लिख लें, ठीक ना। चलिए तो नंबर 1 हमने क्या लिखा कि किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब यह परावर्तन के बाद किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है नंबर 2 में। तो यहां नंबर 2 में लिखेंगे कि यह हमेशा सीधा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। तो यहां हम सिर्फ नियम के बारे में जानेंगे और किरणों का उपयोग करके हम गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, ये हम इसका एक बहुत ही प्यारा से वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा वो वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा। और यह एग्जाम में 5 नंबर पर आता है, 5 नंबर मिलेगा अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो आप लोग बड़े ही आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को बनाना, तो इसके लिए क्या क्या नियम है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए, उनका निरूपण करने के लिए हम 3 प्रकार की किरणों पर विचार कर सकते हैं। नंबर 1, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, यह किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है या मुख्य फोकस से आती हुई
प्रतीत होती है। यहाँ पर हम हमेशा दो बातें लिख रहे हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो आती हुई प्रतीत होती है, यह जो शब्द है यह उत्तल दर्पण के लिए लागू होगा। ये शब्द जो है उत्तल दर्पण में उपयोग आएगा, और मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, इस शब्द का उपयोग अवतल दर्पण के लिए होगा। देखते हैं कैसे। यहां पर दो डायग्राम दिखा दिए हमने आप लोग को, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। और ये मुख्य अक्ष, पहले बात करेंगे अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष, और ये हो गया समांतर चलने वाली किरण जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। और वही हम उत्तल दर्पण में देखें, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद तो ये टकराकर ऊपर निकल जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। तब इसे हम डॉट लाइन से मिलाकर ए बिंदु तक लाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि यह जो किरण है वो एफ बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसी को बोलते हैं आती हुई प्रतीत होना। तो ये काल्पनिक हो गया, वास्तव में वो आती नहीं है लेकिन आती हुई प्रतीत होगी। जबकि अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो यह वास्तविक रूप से एफ से होकर जा रही है। अब हम विचार करेंगे दूसरी किरण पर। दूसरी किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो यह किरण जो है, यानी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण वापस उसी पथ पर लौट आती है या वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो लौट आती है अवतल दर्पण के लिए और आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए। ये हो गया अवतल दर्पण, मुख्य फोकस और ये केंद्र सी। इस सी से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट गई। जबकि इसमें क्या होगा कि ये किरण आती है जो सी तक जाती हो, तो सी तक जाएगी नहीं बल्कि यहीं से टकराकर वो लौट जाएगी। लेकिन डायग्राम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यह किरण बिंदु सी से आती हुई प्रतीत होती है। तीसरी किरण पर हम विचार करेंगे, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण। तो यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। डायग्राम देख लीजिए, अवतल दर्पण में क्या होगा, मुख्य अक्ष, यह बिंदु एफ और एफ से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौट जाती है। तो यही केस उत्तल दर्पण में भी होगा। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, और इस डायग्राम को देखिए, लग रहा है कि यह किरण एफ पर जाएगी, लेकिन इस बिंदु को लक्ष्य करके आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो नोट कर लीजिए एक पॉइंट, इन तीन किरणों में से किन्हीं दो किरणों का
उपयोग करके गोलीय दर्पण में हम प्रतिबिंब की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। डायग्राम देख लीजिए, एक गोलीय दर्पण बनाया गया है जिसमें एमएन दर्पण का द्वारक है। चलिए एक और वीवीआई क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, एग्जाम में बिल्कुल आएगा। अवतल दर्पण का उपयोग तो निम्नलिखित है। नंबर 1, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रद्वीप उनके हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण प्राप्त करने में इस दर्पण का उपयोग होगा। नंबर 2, शेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में। दंत विशेषज्ञ, दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा एग्जाम में लिखने के लिए। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। इसका उपयोग सामान्यतः वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है, ताकि ड्राइवर जो है अपने पीछे के वाहनों को आसानी से देख सके और वे सुरक्षित वाहन को चला सके। चिन्ह परिपाटी वीवीआई, चिन्ह परिपाटी के द्वारा गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति हम जान सकते हैं। इस चिन्ह परिपाटी में कुछ नियम होते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से नियम है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। वस्तु से प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। दर्पण की मूल बिंदु ध्रुव को मानते हैं तथा इस मूल बिंदु के राइट साइड में मापी गई दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। एक पॉइंट नोट किया जाए जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। इनका हम उपयोग करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। तब तक आगे हम लोग देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, यानी f इज इक्वल टू r/2। इसे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 नंबर पर, तो इसे हम लोग एक अलग वीडियो में हमने इसे प्रूफ किया है। आप लोग उस वीडियो में इस प्रूफ को आप देख सकते हैं। इसका वीडियो हमने बनाया है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और छोटकी f दर्पण की फोकस दूरी। एक और वीवीआई टॉपिक है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और वस्तु की ऊंचाई h1 के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे m अक्षर के द्वारा निरूपित करते हैं। इसका फॉर्मूला है आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। याद कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है जी? चलिए बहुत बढ़िया। तो m बराबर h2/h1, जहां h2 क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 क्या है वस्तु की ऊंचाई, और ध्यान देने वाली बात है कि यह आवर्धन वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी संबंधित है। तो इसका भी फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल टू -v/u। तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज सामने आएगा। एक बहुत बढ़िया पॉइंट नोट कर लीजिएगा किताब कॉपी रख करके। आवर्धन का ऋणात्मक मान, यह हमेशा एग्जाम में आया है प्यारे बच्चों। आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और आवर्धन का धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और हमेशा की तरह सुधीर साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है।